So guys, welcome back to your own channel Books Review. So in this video we'll be discussing about nitric acid. अगर आपने अभी तक HCl का वीडियो नहीं देखा है तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप वो भी देख लेना, वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगा। HCl के बाद वैसे मैं NH3 का वीडियो अपलोड करने वाला था, लेकिन मैं अभी निट्रिक एसिड का इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि HCl की प्रॉपर्टीज़ और निट्रिक एसिड की प्रॉपर्टी बहुत सेम है, तो आपको निट्रिक एसिड समझने में काफ़ी आसानी होगी। ये मेरे क्लास 10th के नोट्स है जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, तो इसी से आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो निट्रिक एसिड को हम लोग एक्वा फोर्टिस भी कहते हैं। इसकी लैब प्रिपरेशन के बारे में बात करें तो सिंपली हम लोग NaNO3 को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और हमें HNO3 और NaHSO4 मिल जाता है। इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जितने भी वोलेटाइल एसिड होते हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए हम लोग लेस वोलेटाइल एसिड को यूज़ करते हैं। HNO3 में हमें NO3 नाइट्रेट चाहिए, इसलिए हम लोग मैटलिक नाइट्रेट का यूज़ करते हैं। तो इसलिए कोई भी मैटलिक नाइट्रेट, आप मैग्नीशियम नाइट्रेट ले लो, कैल्शियम नाइट्रेट ले लो, यहाँ पे हम ज़्यादातर सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट का यूज़ करते हैं लैब में। तो हम लोग जब भी इनको रिएक्ट कराते हैं H2SO4 के साथ लेस देन 200 डिग्री टेम्परेचर पे, तो हमें HNO3 और NaHSO4 मिलता है। अब बात आती है कि हम लोग H2SO4 का ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो HNO3 बनता है वो गैसोस फॉर्म में बनता है और वो वोलेटाइल होता है, तो उसके वेपर्स बनते हैं। तो अगर हम लोग H2SO4 का यूज़ करेंगे तो वो नॉन वोलेटाइल है, तो वो एस्केप नहीं करेगा वेपर्स जो HNO3 के बने उसके साथ। क्योंकि अगर हम लोग HCl यूज़ कर लेते और वो एक वोलेटाइल एसिड है, HCl एक वोलेटाइल एसिड है, तो उसके जो वेपर्स होते वो HNO3 के वेपर्स के साथ एस्केप आउट हो जाते। तो इसी वजह से हम लोग H2SO4 यूज़ करते हैं, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है। इसके बाद बात आती है कि हम लोग लेस देन 200 डिग्री टेम्परेचर क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर हम लोग 200 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर रखेंगे तो Na2SO4 बन जाएगा, यानी सोडियम सल्फेट बन जाएगा, जो कि हार्ड क्रस्ट होता है और ये चिपक जाता है वेसल की सरफेस के साथ, जिससे जो वेसल है उसको भी ये खराब कर देगा पूरी तरीके से। और ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जो HNO3 होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, जो कि डिफीट कर देगा पर्पस ऑफ रिएक्शन। हमें HNO3 बनाना है और वो डिकम्पोज हो जाएगा, तो फिर फ़ायदा नहीं रहेगा। तो इसलिए हम लोग लेस देन 200 डिग्री टेम्परेचर का यूज़ करते हैं। और वेस्टेज ऑफ फ्यूल तो होती है, अगर लेस देन से काम हो रहा है तो क्यों ज़्यादा जाना। और ग्लास अपैरेटस ज़्यादा हीटिंग की वजह से टूट भी सकता है, क्योंकि जो ग्लास होता है वो ज़्यादा हीट करने से टूट जाता है। उसके बाद बात आती है कलर ऑफ HNO3 की। जब हम लोग लैब में HNO3 को प्रिपेयर करते हैं तो उसका कलर येलो होता है, लेकिन असलियत में तो कलरलेस होना चाहिए। तो उसका येलो कलर क्यों लैब में आता है, क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में बहुत आता है कि लैब प्रिपरेशन के समय HNO3 का कलर येलो क्यों होता है, जबकि असलियत में उसका कलर कलरलेस है। तो इसलिए होता है क्योंकि जब लैब में हम लोग उसको प्रिपेयर करते हैं लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तब भी वो डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होकर वो NO2 प्लस H2O प्लस O2 बनाता है। जो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनी, ये जो पूरा सोल्यूशन है उसमें डिसॉल्व हो जाती है और सोल्यूशन को एक येलो कलर प्रोवाइड करती है। इसी वजह से जब HNO3 का हम लोग लैब में प्रिपरेशन करते हैं तो येलोइश कलर रहता है। HNO3 डिकम्पोज हुआ NO2 H2 और O2 में, और NO2 डिसॉल्व हो जाता है सोल्यूशन में, जिसकी वजह से येलो कलर देखने को मिलता है हमें सोल्यूशन में। इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत आता है कि हम लोग ग्लास अपैरेटस का ही क्यों यूज़ करते हैं HNO3 की प्रिपरेशन में। तो मेनली इसका यही रीज़न है कि HNO3 काफ़ी कोरोसिव होता है, तो अगर हम लोग प्लास्टिक का यूज़ करेंगे या फिर कोई भी और मटेरियल का यूज़ करेंगे तो उसको वो जला देगा। बहुत कोरोसिव होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है ये। तो इट इज़ वेरी कोरोसिव एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसी वजह से हम लोग ग्लास अपैरेटस का यूज़ करते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जब 98% कंसंट्रेशन वाला एसिड बनता है, कि एक लिक्विड है हमारे पास जिसके अंदर 98% HNO3 है, तो हम लोग उसको प्योर कहते हैं, और वो उसका जो कलर होता है वो कलरलेस होता है। और जब 68% कंसंट्रेशन होती है तो उसका कलर येलोइश होता है, और वही लैब में बनता है। यानी अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ निट्रिक एसिड व्हाइल प्रिपेयरिंग इन लैब, तो आप कहोगे 68%, और उसका कलर येलो। क्यों येलो होता है वो भी मैंने आपको बताया। वाटर मिसेसिबल होता है। थर्ड, ये वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कोरोसिव नेचर का होता है। फोर्थ, ये लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देता है। जितने ही एसिड आप देखोगे, अभी आप HCl पढ़ के आए हो, अभी आप H2SO4 पढ़ोगे, तो जितने ही एसिड रहते हैं वो ब्लू से रेड कर देते हैं लिटमस सोल्यूशन को, और मिथाइल ऑरेंज को ऑरेंज से पिंक कर देते हैं, और फिनोप्थिलीन को कलरलेस ही रहने देते हैं। इसकी काफ़ी सफोकेटिंग स्मेल रहती है, बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग स्मेल रहती है। कभी आप लैब में जाओगे तो आप उसको स्मेल करके देखना। सिक्स्थ, इसका सो टेस्ट काफ़ी ज़्यादा सो टेस्ट रहता है। सेवन्थ, 68% कंसंट्रेशन पे इसका बॉइलिंग पॉइंट 121 डिग्री हो जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ निट्रिक एसिड ऑफ 68% कंसंट्रेशन, तो आप कहोगे 121 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। काफ़ी बच्चे इसके रिएक्शन से डर जाते हैं, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरीके से याद रखना। जब भी कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। बस इसको दिमाग में डाल लो, जब भी कोई एसिड सॉल्ट के साथ, जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा।
कोई भी एसिड हो, जैसे यहाँ पे HNO3 का रिएक्शन CaOH होल्ड से करा रहे हैं तो सॉल्ट बनेगा। सबसे पहले सॉल्ट बन जाएगा CaNO3 का सॉल्ट और H2O बन गया। HNO3 को ZNO के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, ZNO3 और H2O बन गया। NaNO3 को रिएक्ट कराएंगे, बन जाएगा सॉल्ट और हमारा वाटर बन जाएगा। तो याद रखना, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। हमेशा हर एसिड में यही होगा, जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट कराएगा सॉल्ट प्लस वाटर। मेटल कार्बोनेट्स, जब भी कोई एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, इस चीज को याद रखो, अच्छी तरीके से हो जाएगा। जैसे Na2CO3 का मेटल कार्बोनेट लेंगे और एसिड ले लेंगे HNO3 का, तो एक सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट सबसे पहले बन गया NaNO3 और H2O बनेगा, CO2 बनेगा। आपको सॉल्ट बनाना आना चाहिए। सॉल्ट कैसे बनेगा ये ध्यान रखना है। NaNO3 सॉल्ट हमेशा इस तरीके के बनते हैं, एक Na और एक NO3, एक इसका उठाओगे एक इसका उठाओगे, सॉल्ट बन जाएगा। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा सॉल्ट। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ से H और बन जाए CO3 कर देंगे तो H2CO3 बन जाएगा, लेकिन वो तो कार्बोनिक एसिड हो गया ना, तो वो तो एसिड बन गया। हमें सॉल्ट बनाना है, तो यहाँ पे सॉल्ट सिर्फ एक ही बन सकता है, NaNO3। अब आपके मन में सवाल आएगा सॉल्ट एक ही क्यों बन सकता है? क्योंकि जो HNO3 है वो मोनोबेसिक है, ठीक है, मोनोबेसिक है, इसी वजह से उसका सॉल्ट सिर्फ एक ही बन सकता है। इसके बाद बात करते हैं रिएक्शन विद सल्फाइड्स के बारे में। याद रखना ITES। तो जब भी कोई एसिड ITES सल्फाइड्स के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस SO2 बनाएगा। कोई भी एसिड ले लो, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस SO2 बनाएगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक सी केमिकल प्रॉपर्टीज थी, एग्जाम में बहुत आती हैं, तो वो मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं HNO3 का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी कुछ हम लोग केमिकल इक्वेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये काम करता है कि वो कोई भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को जोड़ देता है। जैसे मैं कार्बन को HNO3 के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो CO2 प्लस H2O प्लस NO2 बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के आपके जो रिएक्शंस हैं सिर्फ आपके कोर्स में दो ही हैं, तो आप अच्छी तरीके से इन रिएक्शंस को याद रख लेना। सल्फर की तो बहुत बार एग्जाम में आती है, और सल्फर का तो ये जो H2SO4 बनता है ये तो इसके लेबोरेटरी प्रिपरेशन के लिए भी काम आती है। H2SO4 का जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन होता है, तो सेकंड वाली इक्वेशन बहुत काम की है। फर्स्ट वाली इक्वेशन में होता क्या है, चलो समझते हैं। जब C को HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो असलियत में बनता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और NO2 गैस बनती है। लेकिन जो H2CO3 होता है वो स्टेबल नहीं होता, वो हीट इतनी प्रोवाइड होती है उससे टूट जाता है, स्टेबल नहीं होता, जिसकी वजह से CO2 और H2O में टूट जाता है, और रिएक्शन हमें देखने को मिलता है CO2 प्लस H2O प्लस NO2 का। ऐसे ही अगर आप सल्फर में देखो, सल्फर को आपने HNO3 में रिएक्ट कराया, सबसे पहले एसिड बन गया H2SO4, लेकिन H2SO4 टूटा नहीं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता है, तो H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O बन जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी आप इसको रिएक्ट कराओगे सल्फर और HNO3 को, तो H2SO4 NO2 और H2O बनेगा। अमोनिया में हमेशा N2 गैस निकलती है और HNO3 में हमेशा NO2 गैस निकलती है। ज़्यादातर हर रिएक्शन में आपको NO2 गैस देखने को मिलेगी। तो याद रखना, जब भी आप कार्बन को HNO3 के साथ रिएक्ट कराओगे, सबसे पहले SCO2 NO2 H2O, और जब सल्फर को रिएक्ट कराओगे तो H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं मेटल्स के बारे में। बहुत आसान है, इसमें भी आप सिर्फ एक चीज़ याद रखना जो मैं बता रहा हूँ। जब भी कोई भी मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, अगर HNO3 डिल्यूट है तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस NO बनेगा। जब HNO3 डिल्यूट है तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस NO बनेगा, और जब HNO3 कंसंट्रेटेड हो जाएगा तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस NO2 बनेगा। कैसे याद रखोगे? डिल्यूट, डिल्यूट यानी इसकी कंसंट्रेशन कम है, तो NO2 बना ही नहीं पाएगा, इसलिए NO बनेगा। और अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है यानी HNO3 ज़्यादा है, इसलिए NO2 बनेगा। ये जो NO है इसको हम लोग निट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, एग्जाम में बहुत आता है कि व्हेन कॉपर रिएक्ट विद HNO3 डिल्यूट HNO3 नेम द गैस रिलीज्ड, तो आप कहोगे NO, निट्रिक ऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड। बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप HNO3 को डिकम्पोज करोगे, अगर कंसंट्रेटेड है तो NO2, अगर डिल्यूट है तो NO बनता है। एक चीज याद रखना, और एसिड्स की तरह HNO3 कभी हाइड्रोजन नहीं देता रिएक्ट करने पे। जब भी HNO3 कोई भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो कभी भी हाइड्रोजन नहीं देता, सिर्फ दो मेटल के अलावा, मैग्नीशियम और मैंगनीज। एग्जाम में ये भी पूछता है कि क्यों नहीं देता हाइड्रोजन, और एसिड्स तो देते हैं और ये एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, तो क्यों नहीं हाइड्रोजन देता? हाइड्रोजन देता है, लेकिन वो उसको ऑक्सीडाइज करके H2O बना लेता है। तो इसी वजह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन नहीं देता। सिर्फ दो ऐसे मेटल है, मैग्नीशियम और मैंगनीज, जो कि हाइड्रोजन दे देते हैं HNO3 के साथ रिएक्ट करने पे। लेकिन तब भी HNO3 को बहुत डिल्यूट होना चाहिए, 1 से 2% कंसंट्रेशन में होना चाहिए। यानी अगर मैं एक लिक्विड लूं, उसमें मैं कहूंगा सिर्फ इसमें 1 से 2% निट्रिक एसिड है, बाकी सब पानी है, तो वो होगा, तभी वो हाइड्रोजन देगा। तो इसका भी बहुत तरीका आसान है। जब भी आप Mg को HNO3 के साथ रिएक्ट कराओगे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, और जैसे जितने भी आप एसिड पढ़ते आ रहे हो उसके जितने साथ रिएक्शन होते हैं उसी तरीके का रिएक्शन होगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। लेकिन याद रखना, HNO3 डिल्यूट होना चाहिए,
1 से 2% कंसंट्रेशन का ही होना चाहिए। टेस्ट फॉर HNO3 बहुत पूछता है कि आप कैसे पहचानोगे HNO3 है, क्योंकि जब भी HNO3 बनती है तो अगर वो डिकम्पोज होती है, ज़्यादातर डिकम्पोज हो ही जाती है, हीट इतनी प्रोवाइड करते हैं हर रिएक्शन में कि वो डिकम्पोज हो जाती है, तो NO2 प्लस H2O प्लस O2 देता है। NO2 का रेडिश ब्राउन फ्यूम्स दिखते हैं हमें, तो हम पहचान जाते हैं कि HNO3 है। तो याद रखना, NO2 रेडिश ब्राउन फ्यूम्स होते हैं। कभी भी आपसे ऑब्जर्वेशन पूछे किसी भी रिएक्शन में, अगर उसमें NO2 निकल रही है तो आप कहोगे रेडिश ब्राउन फ्यूम्स, अ गैस इज रिलीज्ड, अ रेडिश ब्राउन गैस इज रिलीज्ड, आप इस तरीके से कहोगे। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो होता है ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट में हम लोग एसिडिफाइड FeSO4 लेते हैं, यानी H2SO4 और FeSO4 को रिएक्ट कराते हैं HNO3 के साथ। थोड़ी देर बाद जब इसको हम कूल करते हैं तो हमें देखने को मिलती है एक ब्राउन रिंग बीच में। इस ब्राउन रिंग का नाम होता है FeSO4.NO, नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। नाइट्रोसो फेरस सल्फेट, NO मतलब नाइट्रोसो और FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट, तो नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। आपको सिर्फ नाम याद रखना है, रिएक्शन एग्जामिनेशन में नहीं पूछता है ज़्यादातर। और इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, विच एसिड कैन बी टेस्टेड फॉर ब्राउन रिंग टेस्ट। ऐसा कौन सा एसिड है जो ब्राउन रिंग टेस्ट से पहचाना जाता है, आइडेंटिफाई होता है, तो आप कहोगे HNO3। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, FeSO4.NO ब्राउन रिंग टेस्ट का जो यहाँ पे ब्राउन रिंग बनती है उसको हम नाइट्रोसोफेरस सल्फेट कहते हैं, और नाइट्रोसोफेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4.NO। हमने लेबोरेटरी प्रिपरेशन पढ़ ली थी, अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के बारे में। बहुत आसान है, ये समझो कि ये सबसे आसान प्रोसेस है, ऑस्टेबल्ट प्रोसेस। ऑस्टेबल्ट प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप 1 होता है ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। ये आप अमोनिया के चैप्टर में रिएक्शन पढ़कर आ रहे होगे। ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया में हम लोग NH3 और ड्राई एयर को 1:10 के वॉल्यूम में रिएक्ट कराते हैं। ड्राई एयर में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन, इसी वजह से हम लोग ड्राई एयर का यूज करते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब NH3 को ऑक्सीडाइज करना है, ऑक्सीजन उससे जोड़ना है, तो NH3 प्लस O2, और इसको हम लोग प्लैटिनम और 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रिएक्ट कराते हैं। प्लैटिनम इसका कैटलिस्ट होता है और 800 डिग्री टेम्परेचर पे रिएक्ट कराते हैं। NO बनता है H2O प्लस हीट। ये आपको याद करना होगा, और मैं इससे कहूंगा कि इसकी जो बैलेंसिंग है उसको भी आप याद कर लो, 4-5-4-6, 4-5-6, 4-5-4-6, 4-5-4-6, इस तरीके से आप याद रखो। तो जब भी NH3 रिएक्ट करेगा O2 के साथ, प्लैटिनम कैटलिस्ट होगा और 800 डिग्री टेम्परेचर होगा, तो 4NO प्लस 6H2O प्लस हीट निकलेगी। हमें HNO3 बनाना है, हमने NO बना लिया है। इसके बाद स्टेप 2 में हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ NO करेंगे। HNO3 के लिए अभी हमने NO बना लिया है, अब हमें NO2 बनाना है। बाद में फिर हम उसको हाइड्रोजन से रिएक्ट करा के H2O के साथ रिएक्ट करा के HNO3 कर देंगे। सबसे पहला इसके बाद जो सेकंड प्रोसेस होता है वो होता है ऑक्सीडेशन ऑफ NO। यहाँ पे हम लोग NO को O2 के साथ रिएक्ट कराते हैं और हम लोग NO2 बना लेते हैं। ये चीज़ आपको याद करनी होगी। स्टेप 1 कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, स्टेप 2 ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, और 50 डिग्री सेल्सियस पे होता है ये काम। और स्टेप 3 होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ NO2। जो हमने NO2 बनाई उसको हम लोग NO2 को H2O के साथ और O2 के साथ रिएक्ट करा के 4HNO3 बना लेते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, वाई एयर मोर, यानी हमने 1:10 क्यों लिया था। तो मेन रीजन ये है क्योंकि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन हमें चाहिए होता है, इसी वजह से हम लोग ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं। इसके बाद एक छोटा सा आता है पोर्शन, यूज ऑफ HNO3। तो इसका मेन यूज रहता है एक्वा रिजिया बनाने में, टू डिजोल्व नोबल मेटल्स। जो सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम रहते हैं वो किसी एसिड में डिजोल्व नहीं होते, किसी भी एसिड में डिजोल्व नहीं होते। जो H2SO4 है उसमें तक डिजोल्व नहीं होते, जो किंग ऑफ एसिड माना जाता है। तो एक हम लोग एक्वा रिजिया बनाते हैं। एक्वा रिजिया क्या होता है, 1:3 के वॉल्यूम में HNO3 और HCl का हम लोग रिएक्शन कराते हैं, और NOCl, नाइट्रोसियल क्लोराइड, और 2 क्लोरीन प्लस 2H2O बनते हैं। ये जो 2 क्लोरीन है इसको हम लोग नेसेंट क्लोरीन कहते हैं। ये जो नेसेंट क्लोरीन इस पूरे फॉर्म जो अपना ये सोल्यूशन है एक्वा रिजिया का, NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड का जो सोल्यूशन है और वाटर का जो सोल्यूशन है, इसमें जो 2 क्लोरीन रिएक्ट होते हैं, जो 2 क्लोरीन यहाँ पे होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और ये प्लैटिनम और गोल्ड के साथ रिएक्ट करके उसको सॉल्युबल बना देते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, इतने ज़्यादा ही हाईली रिएक्टिव है, लोग प्लैटिनम को अपने अंदर पूरा डिजोल्व कर लेते हैं, उसके अंदर जितने बॉन्ड्स है उसको तोड़ के डिजोल्व कर लेते हैं। और ऐसे ही ये AU के साथ भी कर लेते हो। आपको एग्जाम में ये रिएक्शन लिखने को नहीं आती, आपसे सिर्फ पूछा जाएगा कि एक्वा रिजिया में HNO3 और HCl का रेशियो कितना है, तो आप कहोगे 1:3। और कौन सा क्लोरीन बनता है उसके अंदर, तो नेसेंट क्लोरीन। ठीक है, और नाइट्रोसिल क्लोराइड, ये ध्यान रखना है, NOCl। तो इसी के साथ हमारा HNO3 का पूरा चैप्टर यहीं खत्म होता है। इस चैप्टर में कुछ इतना ही है, मैंने 15 मिनट से लेस में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। अभी आगे मैं H2SO4 को भी अपलोड कर रहा हूँ, तो उसके लिए वेट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।